चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में। आपको पता ही है कि जब हम लोग प्रकाशिकी पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, तो उसको दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक फिजिकल ऑप्टिक्स और दूसरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, फिर हम लोग वापस फिजिकल ऑप्टिक्स की तरफ आगे। हम लोग लाइट के बारे में जो अलग अलग एपरेटस के माध्यम से, जैसे लेंस है, प्लेन मिरर है, कर्व मिरर है, उन सब से होकर जो प्रकाश की तरंगें गुजरती है और उससे जो इमेज वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, या मल्टीपल स्टेजेस में जो है सो रिफ्लेक्शन वगैरह की स्थिति बनती है, जैसे दूरबीन, जैसे माइक्रोस्कोप, ये सब, तो वो सब हम लोग जो है सो स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि लाइट का नेचर क्या होगा, यानी प्रकाश कैसे चलता है, इस पर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये समझ पाए कि आरंभ से ही किन किन वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया है और प्रकाश क्या है और किस तरह से काम करता है, वो हम लोग समझने का प्रयास थोड़ा सा इसमें हम लोग करेंगे। नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आता है यूक्लिड से। ये लगभग 300 बीसी 250 बीसी तक इनका लाइफ स्पैन मोटा मोटी उसके पहले से, तो लगभग हम लोग एवरेज ऑन एन एवरेज 300 बीसी के आसपास सबसे पहली बार हम लोग यूक्लिड को देखते हैं। उसके बाद इराक से एक अल हमान नामक विचारक द्वारा स्टडीज आती है। इसने ऑप्टिक्स पर कुछ रचनाएं की थी और अपने विचार लोगों के साझा किए थे। इन सब विचारों में दो तीन बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है। वो ये था कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेट करता है, सीधी रेखा में चलती है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे पढ़ाई क्लास 5, 4, 6 वगैरह में, तो हम लोगों के पास जो है सो एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था कि जो है सो तीन हम लोग ले लेते थे गत्ते के टुकड़े को और उसमें जो है सो आमने सामने छिद्र कर देते थे। एक तरफ जो है सो कुछ इल्यूमिनेंट बॉडी, मोमबत्ती टाइप का, और दूसरे तरफ से हम लोग देखते थे। जब इसमें से किसी भी गत्ते को हम लोग आगे पीछे करते थे तो यहां से प्रकाश यहां तक नहीं पहुंचती थी। जब तीनों छिद्र एक दूसरे के सामने होते थे तब जो है सो ये पहुंचती थी। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती थी। ये सब हम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा है। जब हम लोग और फर्दर स्टडीज करते हैं तो यहां पर हम लोगों के पास दो बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी सामने आता है। एक तो 1690 ईस्वी में प्रपोज किया था हाइगन ने।
इसको हम लोग कहते हैं वेव थ्योरी। और इसी के समानांतर 1704 ईस्वी में न्यूटन ने एक थ्योरी प्रस्तुत की। इसको हम लोग कहते हैं कर्पस्कुलर थ्योरी। ये तरंग सिद्धांत और ये कणिका सिद्धांत। मॉडर्न जो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वो इन्हीं दोनों के बेस पर हम लोग चलते हैं। हाइगन ने जो थ्योरी दी उसको तरंग थ्योरी कहते हैं। इसके दो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग जरा सा समझने का प्रयास करें। हाइगन कहते हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग के माध्यम से चलती है, न कि सीधी रेखा में। अभी तो प्रश्न उठेगा कि इस तरंग के लिए कोई मीडियम चाहिए। अब हम लोगों को जो है सो अलग अलग तारों से, कॉन्स्टेलेशन से, सूरज से, जहां से भी प्रकाश मिलता है वहां से यहां तक आने के लिए बीच में हम तो जान रहे हैं कि अंतरिक्ष है, कोई माध्यम ही नहीं है। तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वहां से यहां तक कौन सा मीडियम होगा जो हमको लाइट पहुंचाएगा? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था वेब थ्योरी के लिए। तो हाइगन ने एक काल्पनिक माध्यम की अवधारणा दी। ये बिल्कुल ही इमेजिनरी मीडियम, उसका नाम दिया गया ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर। इसको क्या नाम दिया गया? ल्यूमिनिफेरस ईथर। आप स्पेलिंग देखिए, आपको डाइथर लिथर बिथर वगैरह से जो है सो इसका स्पेलिंग अलग नजर आएगा। AETHER, ये ल्यूमिनिफेरस ईथर था, जिसकी कल्पना हाइगन ने इस तरह से की कि पूरे ब्रह्मांड में ये ल्यूमिनिफेरस ईथर व्याप्त है और उस माध्यम के द्वारा प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। खैर, लेकिन इसी समय लगभग आ गया था आइजैक न्यूटन की कणिका सिद्धांत का अवधारणा। अब समय देख लीजिए, 1690 1704, लगभग कंटेम्पररी। स्थिति विकट थी। न्यूटन की वैज्ञानिकों में एक अलग ही प्रतिष्ठा थी, इसलिए इनके कणिका सिद्धांत को हाथों हाथ लिया गया और इस कारण से हाइगन के वेव थ्योरी को इग्नोर किया गया। ठीक है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहता है, यहां पर समझ लें, कि प्रकाश एक कण है, कर्पसल्स, पार्टिकल, बहुत ही छोटे कण, मतलब कणिका। प्रकाश बहुत छोटे कण है जो कि मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं। और इस अवधारणा को लेकर न्यूटन बहुत आसानी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन
को समझाने में समर्थ हुए। रिफ्लेक्शन का मतलब है एक रिजिड बॉडी से प्रकाश का टकराकर लौटना। वहीं रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि किसी एक मीडियम से होकर गुजरने के बाद प्रकाश अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी बहुत आसानी से आइजैक न्यूटन ने समझाया। इसके अतिरिक्त उसने व्हाइट लाइट को 7 रंगों में टूटने की थ्योरी को भी समझाया। वो कैसे कॉम्बिनेशन है व्हाइट लाइट 7 रंगों का। उसने एक डिस्क का निर्माण भी किया जिसको हम लोग न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। इसमें इस कॉम्बिनेशन से अलग अलग पट्टियां बनाई गई और उसको तेजी से चलाकर यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि प्रकाश 7 रंग से बना है, माने व्हाइट लाइट। इसको जब चलाया गया तो ये सब व्हाइट दिखने लगा। इससे ये पता चल रहा था कि प्रकाश 7 रंग का कॉम्बिनेशन है। तो न्यूटन काफी इसमें जो है सो सक्सेस हुए और ये थ्योरी आगे चल पड़ी। 2 कारण हुए, एक तो इसका एक्सपेरिमेंटल बेस और दूसरा इसका जो है न्यूटन का खुद की प्रतिष्ठा। इन 2 वजहों से कणिका सिद्धांत काफी आगे चल पड़ा। हाइजन के वेव थ्योरी को बहुत समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन हाइगन अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, अपने कैलकुलेशंस के माध्यम में से रिफ्रैक्शन को समझाने में सक्षम थे। लेकिन एक बड़ी घटना हुई 19वीं सदी के प्रारंभ आते आते। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है थॉमस यंग। फिजिक्स में बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। आप इलास्टिसिटी वगैरह में पढ़िए, यंग्स मॉडुलस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वेव थ्योरी की जो प्रामाणिकता थी उस पर बहुत मदद किया उसको एस्टैब्लिश करने में। वो था इंटरफेरेंस। हिंदी में बोले तो व्यतिकरण। अब जब तक यहां पर हम लोग व्यतिकरण को समझ नहीं लेंगे तो ये बात हमको समझ में नहीं आएगी। यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक ही सोर्स ऑफ लाइट लिया और उसको 2 स्लिट के बीच में रखा। एक स्लिट से जब प्रकाश निकली तो वो दूसरे पर्दे के पास गई जहां पर 2 स्लिट और बनाए गए। तो इस एक स्लिट को 2 अलग अलग स्लिट के माध्यम से 2 प्रकाश के स्रोत में बदल दिया गया। और जब इससे निकली हुई प्रकाश को पर्दे पर उतारा गया तो पाया गया कि वहां पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बन गए। इसका मतलब है वहां पर काली और सफेद पट्टियां बन गई। न्यूटन के कर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर इस घटना को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर प्रकाश कण होता तो किसी भी स्थान पर ब्राइट लाइट को तो हम जस्टिफाई कर सकते, लेकिन ब्लैक स्पॉट, ब्लैक पैचेस को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में बहुत बड़ा सहारा मिला हाइगन के वेव थ्योरी को।
यंग्स के एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये इंटरफेरेंस की घटना के द्वारा। इंटरफेरेंस की घटना ने यह कर दिया कि प्रकाश निश्चित रूप से वेव्स के रूप में चलता है, और जिन जगहों पर वो सेम फेज में पहुंचता है वहां पर वो ब्राइटर पैचेस बनाएगा, जबकि जिन जगहों पर वो अपोजिट फेज में पड़ता है वहां पर वो डार्क पैचेस बनाएगा। अपोजिट फेज मतलब ये कि मान लिया जाए कि एक जगह का ट्रफ, अगर हम लोग इस तरह से समझे कि वेव का इस तरह से है और दूसरा इस तरह से चल रहा है, तो ये देखिए ये दोनों जो है सो एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि ये जगह पर जो है सो सपोर्टिंग है, तो यहां पर जो है सो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, जबकि यहां पर इंटेंसिटी घट जाएगा। तो जब वो सिमिलर फेज में चलता तो मतलब एक जैसा दोनों ट्रफ से मिल जाए, चाहे क्रेस्ट से मिल जाए, तो वहां एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, वहां ब्राइट हो जाएगा। और जहां पर ये दोनों अपोजिट फेज में मिल रहा था वहां जीरो हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस व्यतिकरण ने ये बात तय कर दी कि प्रकाश वेव्स के रूप में चलता है। इसको और सहारा मिल गया दूसरे एक्सपेरिमेंट का, फ्रेनेल द्वारा, A.J. फ्रेनेल। फ्रेनेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ऐसी ही घटना हुई। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल, घटना तो हो ही रही थी, एक्सपेरिमेंट तो था ही। फ्रेनेल ने इसको एक्सप्लेन किया कि प्रकाश जो है कोरों पर मुड़ जाती। अब कोर का मतलब है कि वैसा किनारा जो प्रकाश के वेवलेंथ के नियरली इक्वल रहेगा। मतलब समझिए इसको इस तरह से कि मान लीजिए कि ये जो है सो सोर्स ऑफ लाइट, ये एक किनारा, एक जो है सो पर्दा है। तो वैसी स्थिति में अगर न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब से चले तो रोशनी यहां जानी चाहिए, ये वाला पोर्शन जो है डार्क होना चाहिए। लेकिन फ्रेनेल ने पाया कि प्रकाश इधर भी चला जाता है। तो ये घटना, और इसके वजह से ये दो अलग अलग स्रोत हो गया, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाता है। फिर वैसे ही जैसे इंटरफेरेंस में बना था, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन जाते हैं, उनको डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग कहते हैं। सिमिलरली पोलराइजेशन, इस घटना ने भी वही स्थिति कर दी कि लाइट एक दिशा में पोलराइज हो जाता है। जब हम लोग उसको निकोल्स प्रिज्म के द्वारा पार कराते हैं तो वो दो डायरेक्शन में ना कंपन करके एक ही डायरेक्शन में कंपन करने लगता है। और इस चीज का भी जस्टिफिकेशन कर्पस्कुलर थ्योरी के द्वारा मुश्किल था। तो ये तीन घटनाएं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इन तीनों ने मिलकर न्यूटन की थ्योरी को फील्ड से बाहर कर दिया। और तब हाइगेंस की थ्योरी, आज के डेट में हम लोग जिसको हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के नाम से जानते हैं, वो जो है सो स्टैब्लिश हो गई एक तरह से। लेकिन फिर जो है सो हम लोग जरा सा यहाँ पर अब जो है सो वापस आ जाए, हाइगेंस ने कहा क्या था। हाइगेंस ने कहा था कि एक सोर्स ऑफ लाइट जब कोई सोर्स क्रिएट करता है तो उसमें बहुत सारे वेव्स बनते हैं, और ये हर एक वेव फ्रंट वो नए स्रोत के रूप में काम करता है। अब आप देख लीजिए, यहां से ये वेव चला, इस बिंदु पर गया, तो ये बिंदु जो नया एक वेव फ्रंट था वो नए ढंग से जो है सो वेव्स को प्रोड्यूस करने लगेगा, और इस तरह से यहां तक रोशनी पहुंचने लगेगी। कोई दिक्कत है? तो डिफ्रैक्शन में वही चीज यहां भी हो जाएगा। आपने देखा था
यंग्स के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने स्लिट का अरेंजमेंट किया था, ये एक स्रोत बना, इससे यहां तक रोशनी पड़ी, ये नया वेव फ्रंट बना, यहां से नए दो स्रोत मिल गए, और दो वेव जब चलेंगे तो फिर जो है सो अल्टीमेटली हमको व्हाइट डार्क पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हाइजेनबर्ग की सॉरी हाइगन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी लगभग स्टैब्लिश हो गई। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो डिस्कशन था वो वेव थ्योरी के आसपास चलता जा रहा था। सवाल फिर से एक बार आया कि ल्यूमिनिफेरस ईथर, फिर से वो स्टैब्लिश होता जा रहा था कि अब ये लुमिनस अगर ईथर है तो उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। इसी बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मैक्सवेल मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशंस के माध्यम से एक नई थ्योरी स्टैब्लिश की, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस पर हम लोग जरा सा चर्चा करें। ये अल्टीमेटली फिर एक बार लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा था। मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से 1864 में मान लिया कि प्रकाश वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ साथ उन्होंने स्टैब्लिश किया कि प्रकाश कैसा वेव है। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब इन दोनों फील्डों का इंटरेक्शन होता है तो वैसी स्थिति में तीसरे डायरेक्शन में, माने मान लिया जाए ये एक्स डायरेक्शन ये वाई डायरेक्शन, या ये दोनों को अल्टरनेट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जो भी, ये प्लेन में है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में लाइट का अनुगमन होता है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी जो लाइट जो रेडिएशन निकलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनाया गया था। अभी आप जानते ही हैं कि इसी बेस पर हम लोगों ने लाइट के वेलोसिटी को कैलकुलेट भी किया। आइंस्टीन ने बताया भी कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एप्सिलॉन 0 और परमिटिविटी म्यू 0। तो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये दोनों ही मिलकर सी को बना रहे थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो है सो रिजल्ट आ रहा था। अब देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी हो सकता है, ल्यूमिनिफेरस ईथर की जरूरत ही नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने उस काल्पनिक अवधारणा के विपक्ष में एक बात खड़ी कर दी। हाइगन के वेव नेचर को तो उसने समेटा, लेकिन उसके ईथर वाले कंसेप्ट को नकार दिया। तो फिर इतने दिनों से जो हमारी थ्योरी चली आ रही थी उसका क्या हुआ। एक मजेदार बात यह है कि आप पोलराइजेशन यहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी जो है सो देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक ऑर्डिनरी वेव, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, जब निकोल प्रिज्म से पार कराएंगे तो एक जो है सो वेव हमारा जो है सो वैनिश हो जाएगा और यूनिडायरेक्शनल जो है सो वाइब्रेशन होने लगेगा। तो ये जो है थ्योरी एक
नया आयाम लेकर आने लगी। आगे चलते हैं। तब फिर जो है सो ईथर का क्या होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसको क्या कहते हैं? माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन ने एक इंटरफेरोमीटर बनाया था और उसमें हम लोग जो है सो स्टडी कर सकते थे इस तरह से, एक डायरेक्शन ये यहाँ पर और एक डायरेक्शन ये, दोनों तरफ से हम लोग जो है सो लाइट का एक स्रोत बना लेते थे और यहाँ से हम लोग देखते थे तो यहाँ हमको फ्रिंजेस मिलेगा। तो लाइट का एक स्रोत आएगा, वो यहाँ पर जो है सो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होकर एक इस डायरेक्शन में जाता था, रे एक इस डायरेक्शन में जाता था, फिर वापस आता था, फिर वापस आता था, और इस दो अलग अलग सोर्स से हमको जो है सो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता था। ये माइकलसन ने एक इंटरफेरोमीटर बनाया, क्योंकि ये इंटरफेरेंस से संबंधित है इसलिए उसका नाम इंटरफेरोमीटर रखा गया। इस इंटरफेरोमीटर को लेकर मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया, कहा जाए तो दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया कि जो है सो ये जानने की कोशिश की कि मान लीजिए कि पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में देखेंगे अगर, तो इस दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी फील होगी, इस दिशा में नहीं होगी। अगर हम लोग हाइगन की थ्योरी में ईथर का कंसेप्ट लाएं तो अगर ये पृथ्वी इस तरफ से चल रही है तो ईथर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ईथर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट टू दिस। तो इस स्थिति में जब ये एक्सपेरिमेंट होगा, लंबी दूरी में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वैसी स्थिति में इस दिशा में जो लाइट ट्रेवल किया और इस दिशा में जो लाइट ट्रेवल किया, दोनों में अंतर होगा। इस दिशा में ट्रेवल किया हुआ लाइट में इस रिलेटिव वेलोसिटी का इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि इस दिशा में ट्रेवल किए हुए लाइट को वेलोसिटी का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ईथर वाली। तो इस स्थिति में दोनों में फेज डिफरेंस होना चाहिए और तब फ्रिंज जो है ये शिफ्ट होने चाहिए। लेकिन माइकलसन मोरले अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो ये साबित करता है कि ईथर जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं थी। ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इस बात का समापन का घोषणा करता है कि ईथर जैसी कोई चीज नहीं थी। वेव थ्योरी अब भी स्टैब्लिश थी, लेकिन हाइगन के एडवांस रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के रूप में आज के डेट में ये अवधारणा चलती आ रही थी। अब आप आगे देखें, कहता है विज्ञान जो है कहीं रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। इसी बीच में बहुत सारे जो है सो अलग अलग प्रयोग हो रहे थे। इस बीच में एक बड़ा घटना हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही फेमस है। आप देखते हैं कि जो है सो इसके आधार पर फोटोवोल्टाइक सेल वगैरह का निर्माण होता है। अभी भी जो है सो हम लोग सोलर पैनल्स वो इसका उपयोग करके बना रहे हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? बहुत साधारण सी बात थी कि एक हार्ड मेटल के ऊपर में हम लोगों ने लाइट रेडिएशन, सीधा कहेंगे रेडिएशन, जो कि प्रकाश भी एक रेडिएशन भी है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे।
कि विजिबल लाइट भी हो सकता है और दूसरे दूसरे तरह का। आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर आप देखना चाहें तो विजिबल लाइट्स के थ्रू आप एल्कली मेटल में देख सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, इन सब धातुओं में फर्स्ट ए ये एल्कली मेटल्स हैं। इसमें तो विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न किया जा सकता है और दूसरे दूसरे रेडिएशन से दूसरा दूसरा जो है सो मेटल भी इस तरह का इमिशन करता है। तो जब हम लोग इसको बैटरी के निगेटिव पैनल से जोड़े और इसको बैटरी के पॉजिटिव पैनल से जोड़े, हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया या एमीटर लगा दिया, तो वैसी स्थिति में ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, एक की लगा देते हैं एक्सपेरिमेंट के ख्याल से, तो इसमें जो है सो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। लेकिन जब हम लोग इस पर रेडिएशन डालते हैं तब वैसी स्थिति में हम लोगों को यहां पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन मिलता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इससे निकल कर जाएगी तो ये पाथ को पूरा कर देगी, यहाँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, बल्ब लगा दें बल्ब जलने लगेगा, या छोटा भी जो भी हो। लाइट इमिटिंग डायोड आज इसी कंसेप्ट पर काम करता है, एलईडी। तो ये रेडिएशंस, लेकिन यहां पर एक समस्या हो रही थी। समस्या ये हो रही थी कि अगर हम यहां पर कोई मेटल रखते हैं तो सारे रेडिएशन उससे इमिशन कराने में समर्थ नहीं थे। जैसे अभी आपने देखा कि सोडियम वगैरह जैसे मेटल्स पर विजिबल लाइट से हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेटल, तो सिलेक्टिविटी क्यों? अगर वेव है तो वेव एनर्जी है, और एनर्जी अगर किसी मेटल पर पड़ेगा तो उससे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बाहर होना ही चाहिए। हम लोग थर्मोनिक इमिशन के केस में ये चीज देखते हैं। थर्मोनिक इमिशन के केस में मान लीजिए कि कोई डायोड वाल्व है, तो इसमें जो है तो हमने इसको गर्म कर दिया बैटरी लगाकर, और यहाँ पर प्लेट लगा दिया, इस एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, यहाँ पर तो जो है तो इमिशन होना शुरू कर दिया, ये यहाँ से करंट चलने लगेगा। तो में हम लोग तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक केस में ये प्रकाश है या अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, ये है वो है, जो भी है रेडियो वेव्स, उनके आने से इसको तो एनर्जी मिल गई ना। तो वैसी स्थिति में इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर बाहर निकलने चाहिए, जैसे कि थर्मोनिक इमिशन में होता था। लेकिन यहां पर वो हो नहीं रहा। कोई खास मेटल किसी खास रेडिएशन को ही रिस्पॉन्ड कर रहा, सारे रेडिएशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो वैसी स्थिति में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन करना जरा मुश्किल हो रहा था, बहुत ही मुश्किल काम था, और हर्ट्ज इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और अगले कुछ वर्षों तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। अब आइए जरा सा इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ। उन्नीस 1905 में एक थ्योरी आई रेडिएशंस की, जिसको कि प्रपोज किया था प्लैंक ने। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने रेडिएशंस के बहुत सारे स्टडीज को सिंप्लीफाई कर दिया। हम लोग पहले वीन्स लॉ पढ़ते थे, अब इस पोर्शन के लिए वीन्स लॉ, जब डाउनवर्ड्स होता था तो उसके लिए रैले जीन्स लॉ। इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इस पूरे स्पेक्ट्रम को एक साथ एक्सप्लेन किया।
तब वीन्स और रेलेजिन्स की जो अलग अलग संकल्पना थी सब एक साथ जो है सो समेकित हो गई और क्वांटम थ्योरी ने रेडिएशन को वेल एक्सप्लेन्ड वे में हम लोगों तक पहुंचाया। प्लैंक कहते हैं कि रेडिएशंस जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है और इसको हम लोग कहते हैं क्वांटा। इसको क्या कहते हैं? क्वांटा। और इसके आधार पर उसने रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने इसी थ्योरी को इस्तेमाल किया और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटा ये दो भाग में खर्च होता है। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को थ्रेशोल्ड तक बाहर लाने में, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी और इसको कहते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो प्लैंक ने क्या कहा कि एक जो रेडिएशन उस पर जाता है तो उसकी जो एनर्जी है वो दो भाग में खर्चा होती है। एक वर्क फंक्शन, मतलब उसको दहलीज तक, थ्रेशोल्ड तक बाहर निकालने में, मतलब मेटल से जस्ट बाहर निकालने में उसमें एनर्जी जाएगी और उसके बाद और फर्दर मोशन देने के लिए काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी। ये फेमस आइंस्टीन इक्वेशन था, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सप्लेनेशन के लिए। यहां पर एकदम से स्पष्ट है कि अगर न्यू जीरो के बड़ा नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा, लेकिन अगर न्यू जीरो से बड़ा है तो इमिशन होगा। तो वो जो सेलेक्टिविटी थी यहां पर एक्सप्लेन हो गई। और आप जानते हैं कि आइंस्टीन जो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे उनको इसी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरह की और भी एक दो एक्सपेरिमेंट्स हुई जिसने फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भैया वेव थ्योरी कैसे होगा। अगर हम इस दोनों परिकल्पना को समझे तो बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ आपके पास बहुत सारी घटनाएं जो हम लोग वर्षों से देखते आ रहे हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और दूसरी तरफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम लोग क्वांटम, जो एक तरह से कहा जाए कि आइंस्टीन ने न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को, कण वाले अवधारणा को फिर से इस्तेमाल किया था। अंतर सिर्फ इतना है कि न्यूटन ने इसको सामान्य मटेरियल पार्टिकल माना था, प्लैंक और आइंस्टीन ने उसको ऊर्जा कण के रूप में माना। तो ये एनर्जी पार्टिकल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एनर्जी पार्टिकल की अवधारणा का इस्तेमाल किया। तो अगर हम लोग इसको एनर्जी पार्टिकल मानते हैं तो फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसी घटना मुंह बाय खड़ी थी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और जब हम लोग इसको वेव मानते हैं तो फिर
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग को एक्सप्लेन करने में दिक्कत होगा। तो क्या थी एक्चुअली, फिर से समस्या उत्पन्न हो गई। तो यहां पर साइंटिस्टों के समक्ष एक समस्या हो गई। अब जो अवधारणा आई उसमें बहुत सारी बातें और सामने आई। इलेक्ट्रॉन के अंदर, या कहें सॉरी, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो उसके वेव थ्योरी पर बात होती जा रही थी। सिमिलरली रेडिएशंस के बारे में भी इस तरह की अवधारणा होती जा रही थी। लोगों ने ये अवधारणा दी कि प्रकाश दोनों तरह का व्यवहार करता है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि जो है सो दोनों तरह का व्यवहार का मतलब, तो दोनों के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए। और इस रिडल को सॉल्व किया डी ब्रॉय ने। हम लोग चाहे तो इसका डी ब्रॉगली उच्चारण कर सकते हैं। ये फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉय थे। इन्होंने जो है सो अवधारणा दी, ये बताने का जो है सो ये बताने का क्या, इसमें उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि प्रकाश के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच एक संबंध है। ये अवधारणा थी, आप अच्छी तरह से वाकिफ है, h/p या h/mv मोमेंटम। ये वेव लेंथ और ये मोमेंटम। ये मोमेंटम जो है पार्टिकल नेचर है और वेवलेंथ वेव नेचर है। इसने जो है सो ये स्टैब्लिश किया कि जो है सो प्रकाश एक ही समय में वेव के जैसा व्यवहार भी कर सकता है और मोमेंटम के हिसाब से उसका मोमेंटम भी है और दोनों के बीच एक संबंध भी। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को एक दूसरे से जोड़ने का एक रास्ता निकलने लगा। लेकिन प्रश्न फिर भी खड़ा था कि जब सिक्के को हम लोग उछालते हैं तो हेड तो देख पाते हैं, टेल नहीं दिखता, और जब टेल ऊपर आता है तो हेड नहीं दिखेगा। यानी जब हम उसके वेव नेचर को देख लेते हैं तो उसका पार्टिकल नेचर नहीं दिखता, जब पार्टिकल नेचर को लेकर काम करते हैं तो फिर वेव नेचर नहीं दिखता। तो इसके सॉल्यूशन में बहुत ही जल्द सॉल्यूशन मिला, उसको हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो है सो ठीक 3 साल के बाद डी ब्रॉय के इक्वेशन के ठीक 3 साल के बाद ये एस्टैब्लिश हुआ। देखिए, इन्होंने कहा कि बहुत छोटे डायमेंशंस के लिए, बड़े बड़े डायमेंशन के लिए नहीं, बहुत छोटे डायमेंशन के लिए जो कंजुगेट क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मोमेंटम, वेवलेंथ, ये होता है h/2 एच क्रॉस कर सकते, डायरेक्ट एच। हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम यानी जैसी क्वांटिटियां एक साथ एक्सप्लेन हो नहीं सकती, इन्होंने सिद्धांत दिया। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज एक साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकती, उस पर अगर हम लोग जो है सो आगे चर्चा करें तो एक बात ध्यान में रखिए कि वैसी दो क्वांटिटियां
जिनका की डायमेंशन जूल सेकंड के डायमेंशन के बराबर होता है, एनर्जी इंटू टाइम। यानी अगर आप चाहें तो जो है सो एनर्जी और टाइम जैसी या इस तरह की और आप बहुत सारी क्वांटिटियां खोज सकते हैं। एनर्जी, टाइम, पोजीशन, मोमेंटम, इस जैसी क्वांटिटियां एक साथ नहीं एक्सप्लेन होगी, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। और इन क्वांटिटीज को नाम क्या दिया जाता है? कंजुगेट क्वांटिटीज। ऐसी जो राशियां हैं उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कंजुगेट राशियां। और पहचान क्या होगी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो डायमेंशन होगा वो जूल सेकंड के डायमेंशन, एनर्जी इंटू टाइम के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तब जरा सा देख लें, बात पचने वाली है नहीं, तो बात को पचाने के लिए हम लोग उसका एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करें। चलिए, एक वेव स्टैब्लिश कर लेते हैं। एक वेव स्टैब्लिश कर लेते हैं। यहां से यहां तक इसका वेवलेंथ हो गया। अगर ये वेवलेंथ वेल स्टैब्लिश्ड है तो इसका मतलब है कि कण अपने कंपन के दौरान इस जगह में से इस जगह में से कहीं ना कहीं है, और इस पूरे पाथ में वो कहां है आप नहीं कह सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक के बीच में है, कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में है, लेकिन इस बिंदु के बीच में कहां है आप नहीं कह सकते। अब देखिए, मान लीजिए उल्टी बात फिक्स कर लें। चलिए, यहां है साहब भाई पार्टिकल, तो फिर आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये इधर से आया, इधर से गया, कि यहां से ऐसे ऐसे 5 बार में गया, कि कैसे गया, उसका पाथ क्या होगा, यानी उसका वेवलेंथ क्या होगा, आप नहीं बता सकते। दो बात है कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब ये वेव हमारा यहां है, हो सकता है इसका वेवलेंथ ये हो जाए, हो सकता है इसका वेवलेंथ ये हो जाए, हो सकता है इसका वेवलेंथ ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार अगर आप ये फिक्स कर लेते हैं कि यहां से यहां तक वेव है, तो इसके बीच में जरूर होगा पार्टिकल, लेकिन कहां है ये आप एकदम एश्योर्ड वे में नहीं कर सकते। आप ये कर सकते कि देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल कि यहां पर से यहां पर हो, लेकिन कहां पर इसको आप नहीं बता सकते। और अगर आपने ये स्पेसिफाई कर दिया यही है साहब, तो फिर आप ये नहीं बता पाएंगे कि यहां किस तरह से पहुंचा, तो दोनों ही स्थिति अनसर्टेन रहेगी। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी की, दैट मीन्स कि इसकी संभावना है कि ये कम है, थोड़ी सी है, ये भी कम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग संभावनाओं पर, प्रोबेबिलिटी पर ये स्टैब्लिश करते हैं। तो यही एक्सप्लेनेशन था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी के द्वारा, कि आप जो है दोनों ही को एक सीमा तक ही जस्टिफाई कर सकते हैं, और तब जो है सो हमारे सामने ये मैंने स्टैब्लिश हुआ कि नहीं साहब, कि प्रकाश जो है वे कैसा है, डुअल नेचर फॉर्मेट में, यानी एक ही वक्त में वह वेव जैसा और कण के जैसा काम करेगा। उसको हम लोग अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, कि एक स्थिति में वो जब हम लोग वेव के तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और कण के तरफ से। तो अगर इस तरह से मैंने देखा जाए तो
आज प्रकाश की अवस्थिति ये है कि उसके हम लोग द्वैध चरित्र, डुअल नेचर की अवधारणा पर बात करते हैं। जरूरत पड़ी तो आगे भी हम लोग इस विषय में डिस्कशन जारी रखेंगे। फिलहाल इतना ही। प्रकाश के नेचर के बारे में जो कम से कम एकेडमिक्स क्लासेस में जो डिस्कशन है, संभव है कि आप वहाँ तक ठीक से समझने में समर्थ हुए होंगे। धन्यवाद।